हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। और ये इसका थर्ड पार्ट है चैप्टर का। इससे पहले हम दो पार्ट में देख चुके हैं कि किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है, ठीक है ना, फॉर्मेशन होता है, क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसमें इसके तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपका गठन किया जाता है। ठीक है, उससे पहले ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, बट जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, खास करके आर्म्स एक्ट और रॉलेट एक्ट वगैरह, एल्बर्ट बिल वगैरह, सॉरी रॉलेट एक्ट नहीं, एल्बर्ट बिल वगैरह, इनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हुआ कि अचानक फील होने लग गया कि हमें एक ऑल इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो हमारी बात को ब्रिटिशर्स तक पहुंचा सके। और इसीलिए फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया, है ना। फिर धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी पॉलिसीज के थ्रू, मॉडरेट्स जो कहते हैं इनिशियल 20 ईयर्स में, उन्होंने अपना प्रेयर एप्लीकेशन के थ्रू धीरे 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 कोशिश की कि कुछ एक चीज़ें गेन कर सके ब्रिटिशर से, और वो गेन भी किया उन्होंने। जैसे सिविल सर्विसेज को इंडिया में कराने लग गए, है ना, थोड़ा बहुत इंडियन को हाई पोस्ट में ही पहुंचाने में काबिल हो गए, और एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आए वो। यहाँ तक कि लोगों में भी जागरूकता धीरे धीरे उन्होंने फैलाई कि किस तरीके से ब्रिटेन जो है हमें लूट रहा है ना, और क्या क्या इसके बुरे इम्पैक्ट हो रहे हैं हम पे। ये सारी चीज़ें उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश की लोगों तक पहुंचाने की। लेकिन उन आगे चल कर के जब ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी डिवाइड एंड डिवाइड की नीति निकाली, यहाँ की कलकत्ता की, है ना, बंगाल की, सॉरी कलकत्ता नहीं, बंगाल को स्प्लिट करने की जब उन्होंने पॉलिसी निकाली 1905 में, तो उस समय फिर सामने आता है कांग्रेस के अंदर भी दो फैक्शंस, मॉडरेट और रेडिकल्स, है ना। और रेडिकल्स लोग चाहते थे कि हम कुछ एग्रेसिव पॉलिसीज अपनाएं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ये रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन के मेथड से ये लोग नहीं सुनने वाले। इसको लेकर के कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है, हम देखते हैं 1907 में। क्योंकि 1905 में आपका क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट भी हुआ था, वहाँ पे बॉयकॉट की पॉलिसी की गई थी कांग्रेस के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग एग्रेसिव भी हो जा रहे थे। तो मॉडरेट्स चाहते थे कि बिल्कुल भी हम एग्रेसिव नहीं हो, लेकिन रेडिकल्स चाहते थे कि बिल्कुल सही चल रहा है जो चल रहा है, और एग्रेशन भी दिखाना जरूरी है। इस बात को लेकर के उनमें क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। बाद में बहुत सालों बाद 1915 में फिर से सब आते हैं, एक होते हैं। इनमें तिलक का हाथ बहुत बड़ा था, और दूसरी तरफ से हाँ, तिलक का बहुत बड़ा हाथ था मॉडरेट्स को वापस, मॉडरेट्स और रेडिकल्स की दोस्ती में। फिर इसी के साथ 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग का भी गठन होता है। फिर फाइनली इंडियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक होते हैं जाके 1916 में, ठीक है, लखनऊ में, लखनऊ पैक्ट कहलाता है ये। फिर हम देखते हैं गांधी जी का अराइवल इंडिया में 1915 में, ठीक। गांधी जी जब इंडिया आए, उन्होंने धीरे धीरे लोगों में जागरूकता फैलाई, धीरे धीरे वो लीड करते हैं कुछ एक छोटे बड़े छोटे छोटे रेवोल्यूशन, जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, है ना। इनको लीड करते हैं और उनको सफलता मिलती है काफ़ी, तो लोगों में और उत्साह बढ़ता है और लोगों को और भी ज़्यादा बिलीव होने लग जाता है। हालांकि गांधी जी अपना जो लोहा है वो मनवा के आए थे, कहाँ, साउथ अफ्रीका में। 46 के एज में तो वो आए थे, उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट अफ्रीका में हासिल कर रखी थी, और लगभग हर कोई जानता था गांधी जी के बारे में, चाहे वो सोसाइटी के किसी भी तबके का हो, सबको गांधी जी के बारे में पता था, अचीवमेंट के बारे में, तो सब बहुत रिस्पेक्ट करते थे उनकी। तो गांधी जी इसी बीच क्या होता है कि 1919 में रॉलेट सत्याग्रह होता है ना। और रॉलेट कानून आता है जिसके तहत की गवर्नमेंट कहती है कि किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी अपील के, बिना किसी ट्रायल के किसी को भी जेल में बंद किया जा सकता है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, सत्याग्रह गांधी जी मोर्चा करते हैं, और उसी को दबाने के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड होता है, जहां जनरल डायर ने बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी थी, है ना। बहुत लोग मर जाते हैं, इससे बहुत लोग परेशान होते हैं। टैगोर भी अपना नाइटहुड वापस कर देते हैं गवर्नमेंट को, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ जिन्होंने ये काम किया था, जनरल डायर वगैरह, उल्टा उनको सम्मानित वगैरह किया, ठीक है। इससे लोगों में और भी ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया।
तो गांधी जी ने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। दूसरी तरफ क्या था कि 1914 से 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की हार जाता है, ठीक है। टर्की जब हारता है तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ही हार्श ट्रीटी इम्पोज कर दी टर्की के ऊपर। अब जो टर्की का सुल्तान होता था उसको खलीफा माना जाता था। खलीफा कौन होता था? पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का स्पिरिचुअल लीडर माना जाता था उसको, है ना। वो लीडर होता था पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का। तो जो इंडिया में भी मुस्लिम्स थे वो, उनको बहुत बुरा लगा कि यार जो खलीफा के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, एक तरीके से हमारा अपमान हो रहा है। तो ये लोग भी आवाज उठा रहे थे। तो इन लोगों ने खिलाफत मूवमेंट चला रखी थी, है ना, इस चीज के अगेंस्ट। तो खिलाफत मूवमेंट के लीडर कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। तो ये लोग भी, गांधी जी ने इसको भी एज अ देखा कि हमें एक होना चाहिए और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। तो ये लोग भी एक हो जाते हैं, ठीक। फिर है ना, ठीक है। फिर इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किया क्या लोगों ने स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए। लॉयर्स जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, राजगोपालचारी, असफ अली, ऐसे बड़े बड़े लॉयर्स ने भी अपना वकालत छोड़ दी, ठीक है। और कई लोगों ने जो जिनको टाइटल्स मिला हुआ था उन लोगों ने टाइटल्स अपना दे दिया वापस अंग्रेजों को। लेजिस्लेचर का बॉयकॉट हुआ, है ना। और आपका अ, वही स्वदेशी वाला फंडा अपनाया गया। पूरा फॉरेन क्लॉथ्स की जलाया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ? फॉरेन क्लॉथ्स की तो इंपोर्ट अचानक बहुत बुरी तरीके से गिरता है। 1920 और 22 के बीच में फॉरेन क्लॉथ्स का इंपोर्ट भयानक तरीके से गिरता है और इससे अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ होगा, है ना। वैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 से वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, ये जबरदस्त तरीके से स्लो डाउन देखने को मिलता है उनको, ठीक है। लोगों ने भी अपने तरीके से बहुत कुछ किया। हम्म, आपका देखा जाए तो क्या क्या किया लोगों ने, अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से लोगों ने अपना प्रोटेस्ट किया। जैसे कि गुजरात में पाटीदार पीजेंट्स ने क्या किया कि नॉन वायलेंट कैंपेन चलाया और जो लैंड रेवेन्यू हाई कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो चाहते थे कि जो हमारा लड़ाई में खर्च हुआ है वो कहीं ना कहीं रिकवर करें हम, है ना, इकोनॉमी को रिवाइव कराएं अपनी देश की इकोनॉमी को। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे रेवेन्यू डिमांड बढ़ा दी इंडिया में। तो उसके अगेंस्ट लोग खड़े हो गए। वहीं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इंटीरियर में लोगों ने जो सरकारी शराब की दुकानें थी उनको तोड़फोड़ किया, है ना। और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में क्या किया, गरीब किसानों ने, ट्राइबल लोगों ने क्या किया, फॉरेस्ट सत्याग्रह चालू कर दिया। वो अपने कैटल्स को भेज देते थे जंगल में चरने के लिए और उसके बदले में कोई फीस भी नहीं देते थे, ठीक। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग जगह बहुत कुछ होता रहा। और पंजाब में भी सिख जो थे वो लोग चला रहे थे अकाली मूवमेंट। उसमें क्या था कि बहुत सारे महंत जो थे बहुत करप्ट थे, है ना। तो ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि ये करप्ट महंत हटें। और जो अकाली मूवमेंट जो लोग चला रहे थे वो लोग भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के साथ मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं वो सफल होता है, ठीक है। और असम में जो लेबरर थे टी गार्डन में, वो लोग भी गांधी जी को सपोर्ट करते थे। उनको भी तनख्वाह कम मिल रही थी तो वो लोग भी नारा लगाते थे गांधी जी महाराज की जय, ठीक है। गांधी जी इतना फेमस थे। तो इस तरीके से मैंने ना पूरा का पूरा आपको पिछले जो लेसन है वीडियोस बनाए, पार्ट 1 पार्ट 2, आप उसको देखिए, है ना। कि बहुत सारे इवेंट्स हैं यार, बहुत सारे इवेंट्स और बहुत बड़े इवेंट्स हैं। चलो मैं यहाँ तक पहुँच गया तो थोड़ा सा और बता देता हूँ। फिर 1922-29 के बीच क्या हुआ? अब देखो, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था और गांधी जी ने बोल रखा था हम 2-3 साल में अपनी स्वराज पालेंगे। लेकिन अचानक होता क्या है कि चौरी चौरा करके एक जगह है यूपी में, वहाँ पे क्या होता है कि जब भीड़ जा रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, तो अचानक ना पुलिस ने फायर कर दिया उन पे, ठीक। अब जब पुलिस ने फायर कर दिया और लाठीचार्ज कर दिया तो लोगों ने क्या किया, उन पुलिस वालों को एक चौकी में अंदर बंद करके और आग लगा दी। तो उसमें 22 लोग मारे गए, ठीक। तो गांधी जी को इससे बड़ा धक्का लगा। गांधी जी को लगा कि लोग अभी भी बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हैं और लोगों को इस तरीके से स्वराज दिलाने का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने अपना
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। हालांकि इसके अगेंस्ट बहुत सारे लीडर थे कांग्रेस में, कांग्रेस के अंदर भी बहुत आवाज़ उठी, महात्मा गांधी के खिलाफ ही उठी कि ये आपने सही नहीं किया, लोगों में इतना गुस्सा है और आप उसको यूज़ करने के बजाय आप अचानक रोक दे रहे हो मूवमेंट, ये सही नहीं है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं कंटिन्यू करूंगा ये। ठीक है। तो उससे नाराज होकर के कहीं ना कहीं सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने एक अलग पार्टी बनाई और उन्होंने बोला कि देखो हम, ठीक है आपने ये तो रोक लिया है मूवमेंट को, लेकिन हमें ना गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट जो इलेक्शन करा रही है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें जाना चाहिए गवर्नमेंट में, और हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपोज करना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर से ही रह करके। ठीक है, ये कहते हैं। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि हम लोग पार्टिसिपेट करें, बट हुआ वही, स्वराज पार्टी बनती है 1923 में, और ये लोग अंदर जाते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, और ब्रिटिशर्स जो भी पॉलिसी बनाते थे ये उसके अगेंस्ट होते थे, बहुत डिस्कशन होता था, और फाइनली कहीं ना कहीं वो जो है आपका ब्रिटिशर्स का के कानून बनाने में बहुत अड़चन पैदा करते थे ये लोग। ठीक है ना। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने 1923 से लेकर 1930 तक कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का वर्क किया, लोगों के बीच गए, लोगों को आ, सिखाया कि किस तरीके से आप सेल्फ रिलायंट बने। चरखा वगैरह बांटा गया, कपड़ा बनाया जाता था, खादी बनाया जाता था, है ना, और लोगों को सेल्फ रिलायंस बनाया जा रहा था। फिर से धीरे धीरे करके कांग्रेस फंडिंग करके मशीन्स खरीदती थी, है ना, चरखा लोगों को बांटती थी, और क्या करती थी, लोगों को जागरूक भी कर रही थी, है ना, कि एक तरीके से। और उस जमाने में सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, है ना, जैसे चाइल्ड मैरिज थी, सती हालांकि बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी गाँव में चोरी छुपे तो होता ही था ये सब चीज़ें, है ना। तो कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था, है ना, छुआछूत बहुत ज़्यादा था, अनटचेबल्स वगैरह की प्रॉब्लम। तो ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में गांधी जी लग गए। उनको लगा कि देश में ये सब प्रॉब्लम्स रहेगी तो लोग एक हो नहीं पाएंगे, और जब तक एक नहीं होंगे तब तक ये लड़ नहीं पाएंगे हम लोग कॉमन एनिमी से। ठीक है। तो 1930 तक यही सब चीज़ें करते रहे। फिर क्या हुआ कि अब देखो 1925 के आसपास में ना एक और चीज़ होती है कि आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन भी होता है। ये दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आगे चल करके। ठीक है। और पैरेलल, इसी के पैरेलल क्या चल रहा था, भगत सिंह वगैरह भी एक्टिव थे बहुत ज़्यादा, है ना। भगत सिंह वगैरह बड़े हो चुके थे, पहले बचपन में छोटे थे, अब वो लोग भी बहुत एक्टिव थे, है ना, वो भी अपना काम करते हैं। इसी बीच साइमन कमीशन भी आता है, साइमन कमीशन का बहुत बॉयकॉट होता है। साइमन कमीशन क्यों आया था इंडिया, क्योंकि 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था उसकी उसको समीक्षा करने आ रहा था, है ना, एनालिसिस करने आ रहा था कि वो एक्ट कितना सक्सेसफुल रहा। और 1929 में फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनने वाला था, उसी के देखने आ रहे थे ये 1919 का एक्ट कितना सक्सेसफुल रहा और उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स है। तो उसके लिए कमीशन भेजा गया था इंग्लैंड से। लेकिन इस कमीशन की प्रॉब्लम ये थी कि इसमें एक भी इंडियन नहीं था, इस चलते इंडियंस ने सब इसका बॉयकॉट किया। तो जब बॉयकॉट कर रहे थे, लोग बोल रहे थे साइमन गो बैक, है ना। तो क्या हुआ कि लाला लाजपत राय एक जगह पे लीड कर रहे थे ऐसे ही प्रोटेस्ट को, तो वहाँ पे सॉन्डर्स नाम के पुलिस ऑफिसर ने लाठीचार्ज करवा दिया और लाजपत राय के सर पे लगती है, वो मर जाते हैं। ठीक है। जिसका बदला फिर भगत सिंह लेते हैं 17 दिसंबर 1928 को। भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु मिलकर के सॉन्डर्स को गोली मार देते हैं। ठीक। फिर भगत सिंह ने क्या किया, 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ जाकर के बम फेंकते हैं। ठीक है। और साथ में लीफलेट बांटते हैं जिसमें लिखा था टू मेक द डेफ हेयर। ठीक है। उनका मकसद ये था किसी को हार्म नहीं पहुंचाना, उनका मकसद था कि हम अरेस्ट हुआ अपनी बात पहुंचाए गवर्नमेंट तक, है ना। और फाइनली गवर्नमेंट क्या करती है, उस भगत सिंह जी को 23 मार्च 1931 को फांसी दे देती है जब वो 23 साल के थे खाली। ठीक। डांडी मार्च, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे आज से डांडी मार्च के बारे में। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने एक नया कानून बना दिया 1930 में, जिसके तहत उन्होंने सॉल्ट बनाने पर टैक्स लगा दिया। अब गांधी जी को ही लगा कि ये तो बहुत ही गलत है ना। अब गरीब आदमी जो बेचारा नमक के साथ रोटी खाता है वो भी नहीं खाए, ये तो पहले ही वो सब्जी नहीं खाता, दाल नहीं खाता, बहुत ही कम खाता है, और मतलब नमक पे भी आप टैक्स लगाओगे तो ये गलत है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि खुद मार्च किया साबरमती से लेकर डांडी तक, 240 मील पैदल गए अपने अपने साथियों के साथ,
और वहाँ जाकर के उन्होंने नमक बनाया समुद्र के पानी से और लॉ को तोड़ा। ठीक है, उनका कहना था कि देखो नमक इतना बेसिक चीज़ है कि उसके लिए कोई भी लॉ एप्लीकेबल करना बहुत गलत है, और इस नमक पे सबका अधिकार है, और चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको नमक चाहिए, है ना। तो इस चलते वुमन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, अब देखो वुमन पहले पहले औरतें घर से बाहर निकलती नहीं थी, है ना। धीरे धीरे लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे नेशनलिज्म नेशनल मूवमेंट बढ़ने लग जाता है, तो गांधी जी के प्रभाव में आकर के कहीं ना कहीं औरतें भी अब धीरे धीरे बाहर निकलने लग गई। अब लड़कियां पढ़ती भी थी बहुत ज़्यादा, कॉलेजेस में भी थी, कई लोग तो प्रोफेशन में थी, डॉक्टर वॉक्टर भी थी। तो वो लोग भी, उनको देख के भी एक को देख के दूसरी औरत बाहर निकलने लग गई, है ना। तो बहुत सारी ऐसी औरतें हमारे सामने निकल के आई, सरोज नायडू वगैरह, सरोजनी नायडू हैं, अम्बा बाई हैं, है ना। कई सारी औरतें मानी हुई सामने निकल के आती हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक है अम्बा बाई, जिनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अम्बा बाई जी कर्नाटका के रहने वाले थी, है ना। उनकी शादी 12 साल की हो गई थी, 16 साल की उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उन्होंने क्या किया, क्लॉथ और लिक्वर की शॉप जो उड़ीपुर में थी, उनको पिकेट किया, उनको उन पे हमला किया, है ना, इन्होंने। और उनका अरेस्ट हुआ, सजा हुई, फिर बाहर आई, फिर से री अरेस्ट हुई, है ना। और वो क्या करती थी, जब प्रिजन में रहती थी तो स्पीच देती थी, वहाँ की औरतों को सिखाती थी, स्पिनिंग सिखाती थी। बाहर जब वो रहती थी प्रभात फेरी करती थी, है ना। तो अम्बा जी ने कहा कि ये जो है उनकी जीवन के हैप्पीएस्ट डेज हैं। ठीक है, और इवन जब महात्मा गांधी जी गए सॉल्ट आंदोलन कर रहे थे, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था औरतों को मत आओ, तुम सामने मत आओ, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत रिप्रेशन करेगी, है ना, बहुत अत्याचार करेगी। लेकिन सरोजनी नायडू सामने आई, उन्होंने गांधी जी को समझाया कि नहीं नहीं, आप मत रोको, औरतों को भी आने दो, बेटर रहेगा। और इस तरीके से औरतें भी ज्वाइन करती हैं। इवन देखो इस फोटो में सरोज नायडू जी गांधी जी के साथ पेरिस तक गई हैं। तो आप देख सकते हो कि मतलब वुमेन्स धीरे धीरे काफी एक्टिव हो गई थी। ठीक है, और बहुत सारी वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया आगे चल करके। सॉल्ट सॉल्ट सत्याग्रह में तो क्या ही किया था, आगे भी जो मूवमेंट्स हुए उनमें भी वुमेन्स का बहुत ही योगदान रहा। ठीक है, अब क्या हुआ, इसी बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कराती है ना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935। ठीक, गवर्नमेंट लाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो 29 में आया था वो 35 में आता है। अब ये एक्ट के तहत क्या मिला, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। जैसे आजकल स्टेट्स है ना, स्टेट के अपने चीफ मिनिस्टर वगैरह होते हैं, तो उस तरीके से ये जो ऑटोनोमस चलाना है ना, उनको पूरी पावर है चीफ मिनिस्टर को कि वो जो भी डिसीजन लेना चाहे स्टेट के बारे में वो ले सकते हैं ना। वहाँ लेजिस्लेचर होता है ना, एमएलसी वगैरह होते हैं, तो वो एक लॉ बनाते हैं अपने स्टेट का। तो ये वाली बात अंग्रेजों ने भी उस जमाने में दी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, और गवर्नमेंट ने इलेक्शन अनाउंस किया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के 1937 में। प्रोविंशियल जो बोला जा रहा है ना, उसको आप देखो स्टेट, उस जमाने में स्टेट को प्रोविंस बोलते थे। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन घोषित किया अंग्रेजों ने 1937 में। इस इलेक्शन में कांग्रेस जबरदस्त जीत हासिल करती है, 11 प्रोविंस में से 7 में वो जीत जाती है। ठीक, इसके बाद आता है टाइम 1939, सितंबर 1939। ठीक है, अब क्या हो चुका था, वर्ल्ड वार 2 छिड़ चुका था, है ना। अब कांग्रेस वगैरह वैसे तो हिटलर के अगेंस्ट थे, ठीक है, क्योंकि हिटलर बहुत ही ज़्यादा वायलेंट था, तो ये लोग उसके अगेंस्ट ही थे। बट उनका कहना था कि हम तुम्हारा ब्रिटिशर्स का साथ तभी देंगे इस वॉर में, जब आप हमें ये गारंटी दो कि आप वॉर के बाद हमें इंडिपेंडेंस दे दोगे। तो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे ये देना, उन्होंने कोई ऐसा वादा किया नहीं। जब वादा नहीं किया तो भाई पहले तो कांग्रेस ने सारी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया, है ना, प्रोविंशियल जितने भी वहाँ जीते थे सबसे रिजाइन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद अल्टीमेटम दिया गवर्नमेंट को कि इतने दिन के अंदर में हमें बताओ कि तुम करोगे कि नहीं करोगे। जब वो नहीं माने तो गांधी जी ने नया मूवमेंट स्टार्ट किया, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक, 1942 का। ठीक है, 1930s का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मैंने नोटिस किया आपके बुक में एक चीज। खैर छोड़िए, नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हम जो दिया हुआ वो पढ़ लेते हैं।
क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया। कब? 1942 में, ठीक है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च जब हुआ तो गांधी जी ने उस समय एक नारा भी दिया, डू और डाई। ठीक। अब ये जो था ना, करो या मारो का नारा, डू और डाई, तो ये यंग पीपल को बहुत अट्रैक्ट किया और ये भयानक तरीके से वायलेंस फैला। ठीक है। हालांकि पहले दिन ही गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे कांग्रेस के सबको अरेस्ट कर लिया। ठीक। गांधी जी वगैरह सबको अरेस्ट करके रख लिया गया। लेकिन जब लीडर्स अरेस्ट हो गए तो जनता और भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, है ना। तो भयानक तरीके से वायलेंस दिखता है, इतना वायलेंस कि मतलब बहुत लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। ठीक है। और 90,000 लोगों को तो अरेस्ट किया गवर्नमेंट ने, 1,000 तो पुलिस फायरिंग में मारे गए। ये तो पुलिस का आंकड़ा है, कितने मारे गए होंगे पता ही नहीं। कहा जाता है उस जमाने में ना मशीन गन से जहाज से गोली मारी जाती थी। मतलब पब्लिक पब्लिक नीचे रहती थी जब प्रोटेस्ट कर रही होती थी, तो एयरप्लेन आता था और ऊपर से गोलियां चला के चला जाता था। ठीक है। इतना जबरदस्त था, लेकिन रिबेलियन भयानक था, बहुत ही वायलेंट था। इंडियंस भी मरे, अंग्रेज भी बहुत मारे गए इस रिबेलियन में। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसको एकदम घुटनों पे ले आई ये वाला क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। फिर गवर्नमेंट हार मानती है, गांधी जी वगैरह को जेल से निकालती है, उनको कहती है कि आप लोगों को समझाओ, हम इंडिपेंडेंस दे देंगे आपको, है ना। तो फिर गांधी जी आते हैं बाहर, आके लोगों को समझाते हैं और उस तरीके से वो रुकता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, 1940s के टाइम पे ना मुस्लिम लीग ने एक नया ही राग अलापना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, उसने कहा कि जितने भी मुस्लिम एरिया हैं, खास करके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है, वहाँ मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया, उनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया जाए। ठीक है। उसने एक रेजोल्यूशन बनाया। उसका मतलब ये था कि एक ऑटोनोमस बना दिया जाए, इसी मतलब इंडिया के अंदर ही उनको ऑटोनोमस बना दिया जाए। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं रहेंगे वो बिल्कुल अलग रहेंगे, उनका अपना अलग चलेगा। ठीक है। हालांकि 1930 से ही लीग जो था ये मुस्लिम्स को अलग सेपरेट नेशन की तरह देखता था, है ना, हिंदू से। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं 1920s और 30s के बीच में ना बहुत बार राइट्स हो गए थे। ठीक है। बहुत बार हिंदू मुस्लिम राइट हो गए थे 1920s और 30s के बीच में। तो इस चलते मुस्लिम लीग चाहता था कि कहीं ना कहीं हम अलग ही रहें हिंदू से। ठीक है। और 1937 का जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें भी मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं बुरी तरीके से हारा था। ठीक है। एज कम्पेयर टू कांग्रेस, जहाँ वो सोच रहा था मैं जीत जाऊंगा, लेकिन वहां भी वो नहीं जीत पाए। तो उनको लगा कि यार हम तो मतलब अगर फ्यूचर में ऐसा रहा तो हमारा तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं रहेगा, मुस्लिम्स को कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, हम अपनी आवाज़ ही नहीं उठा पाएंगे। ठीक है। उनको डर सा बन गया और वो लोग डिमांड करने लगे अब कहीं ना कहीं कि हमें अलग करो। और 1937 में जो था, जब इलेक्शन हुआ, तो यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का यूपी है, वहाँ पे मुस्लिम लीग ने कहा था कि कांग्रेस को ऑफर दिया था कि आप हमारे साथ मिल करके गवर्नमेंट बनाइए यूनाइटेड प्रोविंस में। इसको कांग्रेस ने सीधा मना कर दिया था कि नहीं, हम नहीं तुम्हारे साथ बनाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक डाउट का रीजन बन गया है ना उनके मन में कि कांग्रेस चाहता ही नहीं है हमारा साथ। और कांग्रेस की गलती ये हो गई कि 1930s ऑनवर्ड ना कहीं कांग्रेस ना मुस्लिम्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने में उतना नहीं एफर्ट डाला उन लोगों ने। ठीक है। अब डेलिबरेटली या नहीं डेलिबरेटली ये सब चीज़ें तो मतलब एनालिसिस की बात है, आप सिर्फ इतना जानो है। ठीक है। और ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में मुस्लिम लीडर्स नहीं थे और मुस्लिम सपोर्ट नहीं था, बहुत था कांग्रेस को भी। ठीक है। बहुत लोग सपोर्ट करते थे, लेकिन मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं अब पकड़ बनाती जा रही थी लोगों के बीच में। अब देखो उस जमाने में ना मुस्लिम्स में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। तो वो जो लीडर बोल रहे हैं कहीं ना कहीं वो वही चीज़ें सुनते थे, वही समझते थे। ठीक है। लेकिन कांग्रेस में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ऐसा ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम लीग में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, मुस्लिम लीग में भी बहुत पढ़े लिखे लोग थे और कांग्रेस में भी बहुत पढ़े लिखे लोग थे। बट कांग्रेस कहीं ना कहीं अ, हिंदू सेंट्रिक हो गई थी थोड़ा सा। ठीक है। और इसमें जो है आपका, देखो 1940s के ज़माने में इनके लीडर्स भी अंदर रहे जेल के समय, है ना। और
1940 के बाद जो है ब्रिटिशर्स ने एक ओपन तरीके से मतलब कि इंडिपेंडेंस देने का मन बना लिया था इंडिया को, है ना, कि अब हम इंडिपेंडेंस दे देंगे इनको। तो वो बात करने लग गया। तो बात करने के लिए उन्होंने कांग्रेस को बुलाया, मुस्लिम लीग को बनाया, है ना, और भी दूसरी पार्टीज को बुलाया। अब मुस्लिम लीग जो था वो जिद पकड़ के बैठ गया कि अगर आपको मुस्लिम्स के बारे में बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग से बात करिए, कांग्रेस नहीं दावेदारी कर सकता मुस्लिम्स की। अब कांग्रेस कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता था? कांग्रेस में भी बहुत सारे लीडर्स थे मुस्लिम के, और मुस्लिम लोग सपोर्ट भी करते थे कांग्रेस को बहुत ज़्यादा। तो दोनों के बीच में समझौता नहीं हो पाया भाई, है ना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। फिर इलेक्शन घोषित कर दिया जाता है 1946 में, जनरल इलेक्शन, ठीक है। और कांग्रेस ने इस इलेक्शन में भी बहुत ही बेहतरीन किया। हालांकि मुस्लिम लीग ने भी अच्छा किया, जहां जहां उनके रिजर्व सीट्स थी उन लोगों ने भी अच्छा किया। लेकिन अब जो पाकिस्तान की डिमांड थी, अब वो और ज़्यादा आने लग गई। जो जैसे इलेक्शन का प्रचार होता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड करने लग गया मुस्लिम लीग, है ना, अपने उसमें पाकिस्तान पाकिस्तान बहुत ज़्यादा करने लग गए थे, ठीक है। नाइन मार्च 1946 में क्या हुआ कि ब्रिटिश कैबिनेट, इंग्लैंड की जो कैबिनेट है, वहां से उन्होंने भेजा 3 मेंबर मिशन दिल्ली, ठीक है, देखने के लिए इस डिमांड को, पाकिस्तान की डिमांड कितनी जायज़ है, उन लोगों ने भेजा, ठीक है, स्टडी करने के लिए। तो इस मिशन ने पाया कि ये जो डिमांड है ये सही नहीं है, और इंडिया को यूनाइटेड रहना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा ऑटोनॉमी दे दी जाए मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में, लेकिन रहना यूनाइटेड ही चाहिए, उस लीग का कहना था। लेकिन उसमें और भी बहुत सारे प्रपोजल्स थे उस मिशन में, जिसमें दोनों के दोनों एग्री नहीं हुए, मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी थे। वो क्या थे इतने डिटेल में अभी आपको नहीं पढ़ना क्लास 8 में, आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना ही जानोगे, और भी सारे डिटेल्स थे जिसको दोनों ने मना कर दिया कि नहीं हम दोनों नहीं मानेंगे, ठीक है। अब तो यही हो गया था कि भाई अब पार्टीशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया था कि अब पार्टीशन होगा ही होगा। कैबिनेट मिशन कहीं ना कहीं फेल हो चुका था, और मुस्लिम लीग ने डिसाइड कर लिया था कि अब तो हम पाकिस्तान लेके ही रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर 16 अगस्त तक गवर्नमेंट हमें नहीं कुछ फैसला सुनाती है पाकिस्तान के बारे में, तो फिर हम खुद से करेंगे एक्शन। और उन्होंने क्या किया, 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता की तरफ में राइट्स छेड़ दिए, ठीक है। मुस्लिम्स ने हिंदूज पे अटैक कर दिया, ठीक है। और फिर धीरे धीरे फिर दोनों तरफ से हुआ होगा, फिर हिंदुओं ने भी मारपीट हुई दोनों तरफ से, है ना, हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए, ठीक है। कई हजार लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा, ठीक। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको भागना पड़ा एक दूसरे के मेजॉरिटी वाले एरिया से, ठीक है। इवन पाकिस्तान में भी अब पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल चुका था राइट्स, ठीक। तो इवन पाकिस्तान से भाग के लोगों को इंडिया आना पड़ा। ये देखो ये रिफ्यूजीज आए हुए हैं, है ना, पंजाब से, जो पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब है वहाँ से भाग के दिल्ली आ गए थे लोग, छोड़ छाड़ के अपना घर बार सब कुछ, जान बचाने के लिए सिर्फ, है ना। इतनी भयंकर राइट हुआ, लोगों को मारा गया, और वुमेन्स के साथ बहुत अत्याचार हुए, और लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग के बस किसी तरीके से जान बचा के दूसरी जगह आ गए। और इस तरीके से पार्टीशन होता है इंडिया का, और इंडिया इंडिपेंडेंस गेन करता है। लेकिन मिक्स रहा तो ये सेलिब्रेशन, एक तरफ तो खुशी थी कि हाँ भाई हम इंडिपेंडेंस मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ पार्टीशन का दर्द भी था, इतना वायलेंस हुआ था, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। ये एक छोटा सा नेशनलिज्म इन अफ्रीका, ये हमारे इससे कोई रिलेशन नहीं है नेशनल मूवमेंट से, तो मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप उसको पढ़ लेना, देख लेना एक बार, है ना। तो ये था पूरा चैप्टर, होप आपको समझ आ गया हो। मेरा पूरी एफर्ट, बहुत मेहनत लगी यार बनाने में, और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक करना, कमेंट करना, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।